आप सभी श्रोतागणों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल रागनी सिंह में। आइए आज सुनते हैं मालती जोशी जी द्वारा लिखी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जिसका शीर्षक है अनिकेत। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी अनिकेत। सुराही का पानी खत्म हो गया था। पहले तो सोचा किसी को आवाज़ दे दूं, पर घर में एकदम सन्नाटा था। खुद ही उठकर रसोई तक चली आई। देखा कमली फ्रिज से दूध निकाल रही है। बाहर कोई आया है क्या? उन्होंने पूछा। नहीं तो अम्मा जी, हम तो अपने ही लाने चाय बना रहे हैं। आज सकार से मूड खुबई पिरा रहो है गो, आपहू को बना दें? नहीं, उनकी आवाज़ बेवजह सख्त हो आई। नौकरों का इस तरह वक्त बेवक्त अपनी मर्जी से चाय बनाकर पीना उन्हें जरा नहीं सुहाता था, पर कुछ कह नहीं पाती थी। लगता था जैसे यह अधिकार उन्हें नहीं है। डर भी लगता, कहीं ये लोग पलटकर जवाब दे दे तो अपनी फजीहत करवाने से फ़ायदा। लौटने लगीं तो बरबस बहू के कमरे के सामने ठिठक गईं। बहू कूलर की ठंडी हवा में लेटी उपन्यास पढ़ रही थी। आहट पाते ही चौंक कर उठ बैठी। क्या है माँ जी, चाहिए था कुछ? बेटी, ये कमली और गणपत जब तब चाय बनाकर पीते रहते हैं, तुमसे पूछते भी हैं कि नहीं? पूछ भी लेते हैं कभी कभी, बहू ने लापरवाह ढंग से कहा। यद्यपि वह बिस्तर से उतरकर खड़ी हो गई थी, फिर भी उसके चेहरे पर बेजारी साफ झलक रही थी। अपना कर्तव्य समाप्त कर वे लौट पड़ी। बहू का बुदबुदाना उनके पीछे लगा चला आया। इनके रहते तो सच एक नौकर भी नहीं टिकने का। कभी नौकर रखे हों तो न जानेंगी कि कैसे निभाया जाता है। गुस्से में उफनती वे धम्म से अपनी चारपाई पर बैठ गईं। बाबूजी आराम कुर्सी में धंसे अखबार पढ़ रहे थे। पत्नी के तेवर देखकर बोले, क्या हुआ? कुछ नहीं, उन्होंने तमक कर कहा। फिर देर तक मन ही मन भुनभुनाती रहीं। हाँ, नहीं थी हमारी हैसियत। नौकर तो क्या, एक बरौनी भी नहीं रख सके। पर उससे क्या होता है? आज बच्चों को तो इस लायक बना दिया है कि नौकरों की फौज पाल सकें। तुम क्या जानो कि बच्चे कैसे बड़े किए जाते हैं। ये थोड़े ही कि पैदा किया और फुर्सत हो गए। अब रोएं तो आया के पास और सोएं तो आया के पास। कहने को एमए पास हैं, पर दुधमुही बच्ची के लिए भी मास्टर लगा रखा है। बड़की सचमुच बड़ी सुघड़ है, पूरे घर का काम खुद संभालती है। दोपहर को दफ्तर में नौकरी करती है और शाम को बच्चों को लेकर बैठती है। ऐसे जहीन बच्चे हैं उसके, हमेशा अव्वल आते हैं क्लास में। पर बड़की की तारीफ करते ही मन एकदम कसैला हो आया। याद आया उसकी भाग दौड़ पर तरस खाकर एक दिन उनके मुंह से निकल गया था, बहू एक मिश्रानी क्यों नहीं रख लेती? दिन भर मशीन की तरह लगी रहती हो। बहू ने तपाक से कहा था, अम्मा जी, हम छुट्टन भैया की तरह अफसर थोड़े ही हैं। गरीब आदमी हैं, पसीने की रोटी खाते हैं। यहाँ ऊपर से नहीं बरसता। हमें तो महरी की तनख्वाह भी भारी पड़ जाती है। बस मजबूरी में रखे हुए हैं। कट कर रह गई थीं वे। बार बार अपने को कोसती रह गई थीं कि क्यों उन्होंने मिश्रानी का जिक्र छेड़ा था। क्या वे बड़की का स्वभाव जानती नहीं?
अनजाने ही एक गहरा निश्वास निकल गया। क्या बात है? बाबूजी ने अखबार तहाते हुए पूछा। कह तो दिया कि कुछ नहीं। कुछ तो ज़रूर है। हो भी तो तुम्हें क्या, तुम तो बस अखबार में सिर डाले बैठे रहो। वे लड़ाई पर उतर आई थीं। अखबार में सिर डाले बैठा रहता हूँ, तभी तो चकचक से बचा रहता हूँ। तुमसे भी तो कितनी बार कहा था, थोड़ी लिखने पढ़ने की आदत डाल लो, आज वह काम आती कि नहीं। पर तुमने कभी रसोई से बाहर पैर ही नहीं दिया, वहीं चक्कर घिन्नी सी घूमती रहीं। कह तो ऐसे रहे हो जैसे 10-5 नौकर रख दिए थे मेरे लिए। मेम साहब बनकर लिखती पढ़ती रहती तो तुम्हारी यह गृहस्थी कौन संभालता, बताओ तो। बाबूजी सिटपिटा कर चुप हो रहे। इस तीखे प्रश्न का उनके पास कोई उत्तर नहीं था। सच तो है, बेचारी की पूरी उम्र गृहस्थी के गोरख धंधे में बीत गई। उनकी इतनी सी आमदनी में बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना सचमुच बड़े जीवट का काम था। उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि गृहस्थी की गाड़ी कैसे खींच रही है। वे तो पत्नी को वेतन थमाकर फुर्सत पा जाते थे। वे तो बस इतना जानते हैं कि उन्हें कभी किसी के सामने छोटा नहीं होना पड़ा। बच्चे पढ़ लिख कर लायक बन गए, लड़की अच्छे से ठिकाने लग गई। वे जानते हैं कि इन सब के पीछे माँ की तपस्या है। उनका अपना बड़प्पन कुछ भी नहीं है। पूरी प्रपंच का भार उस पर डालकर वे आजीवन निश्चिंत बने रहे। 2 घड़ी फुर्सत से सांस लेने भर की मोहलत भी उसे नहीं मिली। बेचारी कब लिखती कब पढ़ती। उनका विचार मग्न दयनीय चेहरा देखकर अम्मा जी को ममता हो आई। स्नेह भरे स्वर में बोली, जरा घड़ी देखकर बताओ तो क्या वजह है, तुम्हारे लिए दलिया बना लाऊं? बन जाएगी, ऐसी जल्दी क्या है। तुम क्यों परेशान होती हो? क्यों? उन्होंने तमक कर पूछा। क्या तुम्हें भी अब मेरे हाथ का बना भाता नहीं है? बाबूजी बेचारे चुप हो रहे। वे धम धम करती रसोई में चली आईं और कढ़ाई चढ़ा दी। जैसे जैसे कढ़ाई गर्म होती गई, उनका गुस्सा ठंडा पड़ता गया। ठीक ही तो कहते हैं बेचारे, छुट्टन को उनका रसोई में आना जरा अच्छा नहीं लगता। कितनी बार दबी जबान से कह चुका है, अम्मा आप क्यों परेशान होती हैं, करने वाले हैं तो। छुट्टन आजकल उन्हें आप कहकर बुलाता है। उसे खुद भी छुट्टन कहलवाना पसंद नहीं है। वैसे उसने खुद कभी नहीं कहा, पर बहू कई बार साफ इशारा कर चुकी है कि नौकरों चाकरों के सामने इस तरह पुकारना अच्छा नहीं लगता। पर वे क्या करें, उसका भारी भरकम नाम देवव्रत उनकी जुबान पर चढ़ता ही नहीं। छुट्टन को यह शिकायत है कि जब घर में इतने सारे नौकर हैं तो अम्मा क्यों खटती रहती हैं। कहता है, आप तो इन छोटे लोगों को जानती हैं, कॉलोनी भर में कहते फिरते हैं कि अम्मा जी दिन भर रसोई में लगी रहती हैं, जबकि आप तो जानती हैं नीलू को यह सब करने की आदत नहीं है। और फिर ज़रूरत भी क्या है। ज़रूरत तो सचमुच नहीं है, फिर भी उनका मन नहीं मानता। किसी दिन दिन भर खटकर वे बेटे की पसंद की कोई चीज़ बना ही डालती हैं, पर छुट्टन कहेगा तो सिर्फ यही, अम्मा आप क्यों परेशान होती हैं, करने वाले इतने सारे हैं तो। छुट्टन के यहाँ तो खैर ज़रूरत नहीं है, पर बड़े के यहाँ तो इतनी हाबड़ ताबड़ मची रहती है। सारा घर जैसे घड़ी की सुइयों पर नाचता रहता है, पर वहाँ भी बड़की हाथ नहीं लगाने देती। एक बार तो बड़े ने कहा भी था, न हो तो सुबह का खाना अम्मा को बनाने दो, उनका भी मन बहल जाएगा
तुम्हें थोड़ा सहारा हो जाएगा। बड़की सुनते ही उबल पड़ी थी। मेरी चिंता रहने दो, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। और एक बात जान लो, अम्मा जी रसोई में गई नहीं कि महीने भर का राशन 15 दिन में चुक जाएगा। जितने तेल में मैं महीना चलाती हूँ उतना उन्हें हफ्ते भर को चाहिए। बजट गड़बड़ा जाए तो फिर मत कहना। 2.5 कमरों का घर, अनचाहे सब कुछ सुनाई दे गया था। उनका सारा उत्साह ही जाता रहा। हमें बजट की धौंस देती हैं महारानी, जैसे हमने गृहस्थी चलाई ही न हो। अरे तुमसे चौथाई आमदनी भी नहीं थी, पर उसी में बच्चों को पढ़ाया लिखाया, लायक बनाया। सबकी शादियाँ की, 30 त्योहार किए, नाते रिश्तेदारियाँ निभाईं। अपना पेट तो सभी भर लेते हैं, पर हमने पास पड़ोस भी देखा। जब जिसको ज़रूरत पड़ी दौड़े चले गए। अब की तरह नहीं है कि बस अपने अपने दबड़े में बंद हो गए। और रिश्तेदारी ये क्या निभाएंगे? इकलौती बहन है, वह भी तो बुलावे के लिए तरस जाती है। 30 त्योहार का तो अब पता ही नहीं चलता कब आए और कब निकल गए। छोटी तो कुछ जानती ही नहीं, बड़ी ये सब मानती नहीं। कहती है इन गोरख धंधों में मेरा जरा भी विश्वास नहीं है। उन्हें बहुओं पर गुस्सा नहीं आता, वे ठहरी पराए घर की। पर लड़के तो अपने हैं, असली शिकायत तो उन्हीं से है। कभी नहीं कहेंगे कि अम्मा सावन यूं ही बीत गया, एक बार भी दाल बाफले नहीं बने। अम्मा इस बार संक्रांति पर मुंगौड़े ज़रूर बनाना। अम्मा होली आई और चली गई, गुंजा पपड़ियाँ क्यों नहीं बनाई? वे तो तरस गई हैं सुनने को कि अम्मा तुम्हारे हाथ की उड़द की दाल खाए अरसा हो गया। कि अम्मा आई हो तो बहू को भरवा करेले बनाना सिखाती जाओ। बाबूजी ठीक ही कहते हैं, जिंदगी भर रसोई में घुसी रहीं, इससे आगे की दुनिया देखी ही नहीं। और अब रसोई भी उनके लिए निषिद्ध हो गई है। तभी तो बाबूजी के पथ्य का भार उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। कोई लाख भुनभुनाता रहे वे परवाह नहीं करती। दलिए की प्लेट लगाकर कमरे में आई तो देखा बाबूजी चिट्ठी पढ़ रहे हैं। किसकी है? उन्हें उत्सुकता हुई। शकुन की। क्या लिखती है? हमें बुलाया है। लिखा है आने की तारीख लिख दो तो वह देवर को भेज देगी, वह लिवा ले जाएगा। समझदार है बेचारी, उन्होंने उस सांस भरकर कहा। खुद ही न्योता भेज रही है। जानती है न कि अम्मा बाबू तो अब बेघर हो गए हैं, बुला नहीं सकते। क्या बकती हो? वे गुर्राए। क्यों, कुछ गलत कहा मैंने? नहीं, गलत नहीं कहा। यह तो बाबूजी को भी मानना पड़ा। बिटिया को देखे 1.5 साल हो गया। उनकी बीमारी में 10-5 दिन को आई थी। बस तब से रोज़ रटते रहते हैं, पर हर बार बात टलती ही जाती है। दिल्ली से जयपुर बल्कि पास में था, पर बड़ा हमेशा दिल्ली की महंगाई का, मकान की तंगी का रोना रोता रहा। फिर कभी बड़की के पीहर में शादी निकल आई तो कभी बच्चों की पढ़ाई का बहाना हो गया। आलोक की बोर्ड की परीक्षा का तो ऐसा हवा खड़ा किया उन लोगों ने कि अम्मा बाबूजी को भी यहाँ छुट्टन के पास भेज दिया। छुट्टन के यहाँ उसकी छोटी साली डेरा डाले बैठी है। आईएएस की परीक्षा देगी, यहाँ शांत वातावरण में पढ़ने आई है। उसके रहते तो शकुन को बुलाने की बात भी नहीं सोची जा सकती। शकुन की अम्मा ठीक ही तो कहती हैं, बेघर हो गए हैं हम, तभी तो मारे मारे फिर रहे हैं। जिसने जहाँ लुढ़का दिया वहीं चले गए। अपनी कोई इच्छा ही नहीं है। अपनी देह से ऐसे मजबूर न होते
तो कभी पुरखों का घर न छोड़ते, पर बच्चों को 2-4 बार आना पड़ा तो झट बोल उठे, बाबूजी, इस तरह बार बार आना तो बहुत मुश्किल है। किराया तो खैर लगता ही है, पर छुट्टी की बड़ी किल्लत हो जाती है। वैसे भी आपका अब अकेले रहना ठीक नहीं। आप हमारे साथ चलिए, दोनों घर आपके हैं, जहाँ मर्जी हो रहिए। घर कहाँ है अपना? कहाँ है अपना घर? शाम को रोज की तरह छुट्टन उनके पास आया तो बाबूजी ने सीधे ही पूछ लिया, बेटे शकुन को देखने का बड़ा मन हो रहा है, कहो तो 8-10 दिन के लिए बुलवा लूं? छुट्टन कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, 1 आध महीना रुक जाइए न बाबूजी, शीलू तब तक चली जाएगी। वैसे भी मैं एक गेस्ट रूम बनवा रहा हूँ, PWD से आज ही मंजूरी आ गई है। शकुन के लिए अलग कमरे की क्या ज़रूरत है रे, यहीं हमारे साथ रह लेगी। यहाँ जगह कहाँ है अम्मा? तीसरी चारपाई डालेंगे तो कमरे में हिलना भी मुश्किल हो जाएगा, फिर उसके साथ बच्चे भी हैं। तो नहीं बिछाएंगे चारपाई, तेरे बाबूजी अपनी खटिया पर पड़े रहेंगे, हम माँ बेटी ज़मीन पर सो लेंगी। नहीं अम्मा, ऐसे अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? उन्होंने पूछा, पर तब तक छुट्टन कमरे से जा चुका था। दफ्तर से लौटकर सीधा उन लोगों के पास आता था। अब उसके बीवी बच्चों का भी कुछ हक बनता था। वे देर तक उसी के बारे में सोचती रहीं। कितना बदल गया है छुट्टन। क्या भूल गया कि कैसे उन 2 कमरों में सब गडमड होकर सोते थे। मेहमान भी आते थे तो उन्हें भी संभाल लिया जाता था। कुल 2 कमरे तो थे, सबके लिए अलग ठौर कहाँ जुटती। उसी खस्ता हाल मकान में, उस तंग दस्ती में बच्चे पढ़ लिख कर सयाने बने हैं। उनके पढ़ने का नाटक याद करके आज भी हंसी आती है। घर में एक मेज़ थी जो बाहर के जालीदार बरामदे में पड़ी रहती थी, उसी पर बारी बारी से सब पढ़ते थे। घर में एक अलार्म घड़ी थी जो उनके सिरहाने रखी रहती थी। हर 2 घंटे बाद अलार्म बजता। कच्ची नींद से जागकर उन्हें याद करना पड़ता कि अब किसकी बारी है। बिस्तर में टटोल कर बड़ी मुश्किल से उसे जगाकर बाहर भेजती, फिर थोड़ी सी झपकी ले पाती कि फिर अलार्म बज उठता। जब तक बच्चे पढ़ते रहे वे कभी नींद भर सो नहीं पाईं। बहुत कष्ट भरे दिन थे वे, फिर भी जिंदगी में एक स्वाद था, एक सुखद एहसास था कि सबके सब उनके आंचल की छाँव में हैं। इस एहसास के सामने सारे कष्ट, सारे अभाव बौने हो जाते थे। और अब लगता है कि समय की आंधी ने उनका घोंसला ही बिखेर दिया। एक तिनका भी उनका अपना न रहा। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी द्वारा लिखी एक बहुत ही खूबसूरत और यथार्थ का सच्चा चित्रण करती हुई कहानी अनिकेत।